हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़। हॉरर स्टोरीज़ मुझे काफ़ी लोगों ने भेजी हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। तो समझ नहीं आ रहा था कि उनको मैं कैसे सुनाऊँ आप लोगों को। या तो 8-10 स्टोरीज़ हो जाएंगी फिर तो, छोटी छोटी घटनाएं। लेकिन अभी मुझे कुछ 2 कहानियाँ बहुत अच्छी मिली हैं जो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी। तो चलिए सुनते हैं। पहली कहानी भेजी है मुझे प्रतीक शेषाद्री जी ने बेंगलोर से, और उनको नाम को रिवील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने इसलिए उनका नाम ले लिया। तो प्रतीक कहते हैं कि बेंगलोर के पास में ही कोई जगह है, छोटा सा एक कस्बा सा है, गांव सा भी नहीं कह सकते, मतलब एक छोटा सा प्लेस है, टाउन कह लीजिए चलिए। तो ये गर्मियों की छुट्टियों में ना हमेशा अपने नानी नाना के घर जाया करते थे। तो कहते हैं कि मेरी आदत क्या थी कि मैं ना जैसे ही शाम होने लगती थी ना, सारे अपने रिलेटिव्स वगैरह, जो मौसी मामा के बच्चे, सब लोग इकट्ठे बैठते थे। तो मामा से, कभी मौसी से, कभी सबके पास जाता था और पूछता था कि कोई भूत की कहानी आती है। तो बस मेरा ये रोज़ का रूटीन होता था। कभी कभी अड़ोसी पड़ोसी उनके बच्चे या कोई बैठने के लिए भी आ जाते थे। मैं सबसे पूछता था, आपको कोई हॉरर स्टोरी आती है, आपको कोई भूत की स्टोरी पता है जो सच्ची घटना हो, कुछ हुआ है आपके साथ कभी। तो कहते मेरे नाना जी ना रोज़ देखते थे कि सबसे पूछता रहता है कि कोई सच्ची कहानी भूतों की पता है क्या, आपने कभी भूत देखे हैं। तो कहने लगे कि एक रात की बात है, नाना जी ने देखा कि ये सबसे पूछता रहता है, तो ये कुछ इसका इंटरेस्ट है इस तरफ को, और ये कुछ जानना चाहता है। तो कह रहे नाना जी ने ऐसे ही मुझे कहा कि तुम सच्ची कहानी सुनना चाहते हो भूत की या पैरानॉर्मल, तुम्हें इंटरेस्ट है इसमें। तो मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छा लगता है सुनना, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होते हैं भूत प्रेत या क्या हैं ये चीज़ें। तो अगर कोई सच्चा एक्सपीरियंस है तो मैं वो सुनना चाहता हूँ। तो कह रहे उस समय मेरी उम्र कोई 14-15 साल की रही होगी। तो कहते हैं मेरे नाना जी ने कहा कि चलो ठीक है, सारे कज़न्स वगैरह घर पे जितने भी हैं सबको लेके आओ, सब बैठो मेरे इधर आसपास, मैं सबको सुनाता हूँ कहानी। एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटित हुई है और इसी घर में हुई है। तो कह रहे एक दो कज़न कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इस घर में हुई है आपके साथ घटना, नहीं नहीं ये वो नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते। तो फिर बाकी सब कहेंगे नहीं 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 नाना जी, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। और उनमें से मैं भी था एक, मैं भी कह रहा नहीं 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 सुनाओ सुनाओ, आपके साथ हुई है इसी घर में, सच्ची घटना है। तो मेरे नाना जी कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल सच्ची घटना है और ये मेरे साथ घटित हुई है। तो कहने लगे कि बात तब की है, सॉरी नानी जी जिंदा नहीं, मतलब नानी जी की डेथ हुई थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तो जो भी हमारे हिंदुओं में होते हैं रिचुअल्स होते हैं, वो 12-13 दिन तक चलते हैं, मतलब 12-13 दिन तक होते रहते हैं कुछ ना कुछ पूजा और ये सब चीज़ें। तो कहने लगे जब वो सारे रिचुअल्स ख़त्म हो गए, 13 दिन हो चुके थे, तो मुझे ना अचानक बड़ी सफोकेशन सी होने लगी नानी की डेथ के बाद। तो मैंने सब रिलेटिव से कहा कि मैं अकेला रहना पसंद करना चाह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग ना अपने अपने घरों को चले जाओ और मैं ना कुछ अपनी यादों के साथ अकेले रहना चाहता हूँ। तो पहले हमारी मौसियाँ वगैरह उन सब का ये विचार था कि नाना जी के साथ ही रहेंगे, लेकिन जब देखा कि नाना जी का मूड बड़ा अजीब सा हो रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाहते हैं तो हम सब लोग जल्दी घर से निकल जाते हैं, और आप जिस भी तरह से अपना शौक़ एक तरह से अपनी पत्नी के प्रति व्यक्त करना चाहते हैं या उसको फ़ील करना चाहते हैं, वो आप करो। तो कहने लगे कि 14-15 दिन के बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए और मैं अकेला था। प्रतीक कहते हैं मेरे नाना जी अकेले थे घर पे, और कहते हैं वो मतलब पूरा सोचते रहते थे कि देखो क्या होती है ज़िंदगी, कैसे वो इस घर में आई और कैसे दुल्हन बन के आई और कैसे हमारी फैमिली लाइफ शुरू हुई और कैसे उसका नेचर था। मैं ऑफिस से आता था तो इंतज़ार करती थी, अच्छा अच्छा खाना बनाती थी।
तो कह रहे सब कुछ जिसे जिसे कहते हैं ना कि एक रील सी उनके दिमाग में 24 घंटे चलती थी और वो हमेशा सोचते रहते थे अपनी वाइफ के बारे में। और ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया होगा, नाना जी बोल रहे हैं, यही सब मैं सोचता ही रहता था उसके बारे में 24 घंटे कि क्या है ये ज़िंदगी, देखो कैसे चला जाता है इंसान और कितने लंबा टाइम हमने साथ गुजारा, क्या है ये ज़िंदगी। यही सोचता रहता था कि मैं 24 घंटे। और उसी की पसंद का खाना बनाने लग गया था, जो उसको पसंद था। उसको भिंडी की सब्ज़ी आलू डाल के, प्याज डाल के बहुत पसंद थी। तो मैं रोज़ भिंडी की सब्ज़ी आलू प्याज डाल के बनाता था और मुझे बहुत स्वाद लगती थी वो। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं उसी की यादों में खोया हुआ, और ऐसे ही रात का वक्त था और मैं ऐसे ही पीठ लगाई मैंने तकिए पे और मैं सो गया। और मेरे को 5 मिनट हुए थे कि शायद मुझे एक हल्की सी झपकी सी आ गई। तो कहते हैं क्या देखता हूँ मैं कि सामने के दरवाजे से तुम्हारी नानी चली आ रही है। अब कह रहे हैं मुझे ये आज भी कन्फ्यूजन है कि वो रियल में थी या मेरा सपना था, लेकिन मुझे बिल्कुल वही पत्नी मेरी नज़र आ रही थी। और वो पता किन कपड़ों में थी? जिस दिन उसकी डेथ हुई, जब जो साड़ी उसने पहनी हुई थी ना, यानी कि क्रीमेशन से पहले क्या होता है कि कपड़ों को चेंज करके नहला के दोबारा नए कपड़े पहनाए जाते हैं। वो वाला नए कपड़े पहनाए थे, वो वाले नहीं, जिन कपड़ों में उसकी डेथ हुई थी। तो एग्जैक्टली उसने वही साड़ी पहनी हुई थी और वही साड़ी पहन के वो सामने के दरवाजे से ऐसे आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और बहुत शांत स्वभाव, जैसे उनका चेहरा था, हार्मलेस फेस था। ये भी नहीं कि कोई भूत है तो मैं डर जाऊं, ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो है और आ रही है। और आई और हाथ में क्या है उसके मेडिसिन्स। कह रहे क्योंकि मैं उस दिन रात को सोने से पहले जो दवाइयाँ लेता था वो लेना भूल गया था। तो वही वाली दवाइयाँ लेकर के ना हाथ में ऐसे बिल्कुल ऐसे चली आ रही है और आकर के बिल्कुल मेरे बगल में बैठी और मुझे कहती है कि क्या तुम इसी तरह से मेरी याद में रोज़ खोए रहोगे 24 घंटे और दवाई खाना भी भूल जाओगे? और कहने लगा आई वाज शॉक्ड, मैं एकदम ऐसे हैरान था। तो कहने लगी हाँ हैरान क्या हो, मैं रोज़ तुम्हें देखती हूँ, मैं रोज़ तुम्हारे साथ हूँ और रोज़ देखती हूँ तुम मेरी ही यादों में खोई रहते हो और मेरी ही पसंद का खाना बना रहे हो, और आज तो तुमने दवाई भी नहीं खाई। तो कहने लगी मैंने कहा मैं तुम्हारा मतलब जाना झेल नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तुम नहीं हो। तो वो कहने लगी कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा और ऐसे ही रहे ना, तुम साल भर भी ज़िंदा नहीं रहोगे फिर इस तरह से तो। और एक बात बताऊँ मैं, तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? तो मैंने कहा क्या? कहने लगे कि तुम्हारे मरने के बाद, पहले तो तुम्हारे मरने से पहले ही बच्चों में तुम्हारी जमा की हुई प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाएगा, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे इस प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, मरने मारने को तैयार हो जाएंगे एक दूसरे को। और एक बच्चा तुम्हारा तुम्हारी मृत्यु से पहले ही संसार से चला जाएगा, और ये तुम देखोगे अपनी आंखों के सामने देखोगे, एक बच्चा चला जाएगा तुम्हारा। तो कह रहे मेरे नाना जी के मतलब मेरे 3 मामा हैं, और ये लिखा जा चुका है, और ये तुम्हारी डेस्टिनी है आने वाले वक्त की। और आज पहला और आखिरी दिन है मेरा कि मैं तुम्हें इस तरह से दिख रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूँगी, और तुम इस दुख से बाहर निकलो, क्योंकि इस संसार के अलावा आगे भी
एक बहुत बड़ी जर्नी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा पतन हो, तुम प्रोग्रेस करो, यानी कि आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चलो और स्पिरिचुअली थोड़े खुद को इंक्लाइन करो, अपनी आत्मा को सबल करो, अपने मन को चेंज करो। वो कहने लगे ये थॉट जो है वो 5-7 मिनट का जो भी था, वो टाइम ड्यूरेशन वो नहीं समझ पाए, लेकिन ये पूरी सीन हुआ मेरे आंखों के सामने, ये पूरी बातचीत हुई। उसके बाद कह रहे मैं ऐसे हुआ कि जैसे या तो सोए से उठा, रियलिटी से जागा, वो मैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये हुआ। उसके बाद मैंने देखा आसपास तो कोई भी नहीं। फिर मुझे याद आया कि हाँ मुझे मेडिसिन खानी है, तो मैंने दवाई खाई और ये बात फिर रोज़ मेरे दिमाग में घूमती रही कि वो ऐसा बोल के गई है। तो ये कब तक ये घटना घटेगी, क्योंकि एक बच्चे की मृत्यु का उन्होंने बोला था। तो कह रहे मैं उसी टेंशन में था कि किसका मुझे देखने को मिलेगी मृत्यु, अपने बच्चे का वियोग किसका मुझे ये होगा, और मैं वही दिमाग में मेरे चलता रहता था। और कुछ सालों में बच्चों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि पिताजी फ़लानी ज़मीन का क्या करोगे, अलानी ज़मीन का क्या करोगे, उस मकान का क्या करोगे, यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर के बच्चों के दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लगी और ये मुझे दिख रहा था। तो मैं ये सोचने लगा कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे, मैं यही सोचता रहता था। और एक दिन अचानक छोटा वाला लड़का, सबसे छोटा वाला लड़का नदी में नहाने के लिए गया और पता नहीं क्या हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति बनी, वो डूब गया नदी में। और प्रतीक कहते हैं मेरे छोटे वाले मामा की डेथ हो गई। तो अब नाना जी कहानी सुना रहे हैं, तो कहने लगे कि जब उसकी मृत्यु हुई तो मुझे समझ में आ गया कि जो मुझे दिखा था उस दिन वो सपना नहीं था, वो हकीकत में ही आई थी और ये सच था। क्योंकि मैं वही कैलकुलेशंस मेरी चलती रहती थी कि क्या ये मेरा भ्रम था या सपना था या क्या था। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी को लेके बच्चों के बीच में कुछ बातें होने लगी तो मुझे ना कुछ लगने लगा था कि ये कुछ सच्ची बात है, वो सच ही था। वो जो मुझे अलर्ट करके गई है वो सच में ही करके गई है, ये होने वाला है। तो मतलब मेंटली मैं थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर होने लगा था। और ये जब छोटा वाला लड़का चला गया तो मैं समझ गया कि कुछ गलत अब आगे होने वाला है मेरे साथ। तो कह रहे हैं नाना जी बहुत दुखी थे और ये मतलब ऐसे उनकी आंखों में मुझे सूनापन सा नज़र आ रहा था। और वो कह रहे थे कि पता नहीं मेरे मरने के बाद अब क्या होगा, ये बच्चे क्या करेंगे। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जीते जी मैं ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बच्चे एटलीस्ट एक दूसरे के साथ ना झगड़ें। और हम सब बच्चों को भी ये हिदायत दे रहे थे कि बच्चों, आत्माएं होती हैं और मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी ज़िंदगी है। और ये कहानी मैं तुम सब लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं नहीं तो तुम कल देखना, मैं तो नहीं रहूँगा, फिर मेरी मौत के बाद तुम सब बच्चे इस बात के गवाह रहोगे कि हमारे नाना जी ने ये कहानी सुनाई थी। और देखो अगर वो सच होता है तो तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आत्माएं जो होती हैं, जिसकी फ़िक्र करती हैं, उनको वो कुछ ना कुछ संदेश दे के जाती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरह से। तो कहते हैं कि अभी तक मेरे नाना जी ज़िंदा हैं, काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, तकरीबन वो 90s में हैं आजकल। अभी अभी मेरे मामाओं के बीच में प्रॉपर्टी को लेके मतभेद हैं, लेकिन अभी इतना नहीं है कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। तो मैं ये सोचता हूँ कि भगवान काश ऐसा ना हो। तो ये कहानी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी
और मैं सोचने लगी कि मैं इसको शेयर करूँगी ज़रूर, क्योंकि ऐसा पहले कभी मैंने सुना नहीं कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की कहानी सुना रहे हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे दिखाई दिया, बच्चों आगे तुम देखना कि क्या होता है। तो दूसरी कहानी भी मुझे भेजी है, कर्नाटका से ही है दूसरी कहानी भी। और ये कहानी भी नाना जी की ही कहानी है। पहली वाली कहानी भी नाना जी को लेकर के थी, ये दूसरी भी वही कहानी है। तो इन्होंने लेकिन नाम बताने से, मुझे रिवील करने से मना किया है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने इंग्लिश में भेजी है, तो मैं हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करके इसको पढ़ रही हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ ऐसी कहानियों को पढ़ना जिसमें कुछ जानने को मिलता है, कुछ अननोन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो पैरानॉर्मल होती हैं वो मुझे पसंद आती हैं। तो कहते हैं कहानी इस तरह से है, ये कहानी जो है मेरे नाना जी के बारे में ही है और घटना है 1960 और 65 के बीच की घटना, और घटना है आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया की। तो ये कहते हैं कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं भी आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरे नाना जी भी इंजीनियर थे, लेकिन वो थे सिविल इंजीनियर, और उनका ट्रांसफ़र हुआ आगरा में। और मेरे नाना जी क्योंकि कन्नड़ा बोलते थे, इनको हिंदी बहुत कम आती थी, बहुत मुश्किल से, मतलब कम्युनिकेट करना काफ़ी मुश्किल होता था इनको। और आज मेरे नाना जी नहीं हैं। जब मैं 2-3 साल का था तभी मेरे नाना जी ख़त्म हो गए थे। और ये कहानी मुझे मेरे परिवार वालों से ही पता चली जब मैं 6 साल का था। तो कहते हैं कि घटना इस तरह से थी कि नाना जी का ट्रांसफ़र हुआ आगरा। तो इनकी नानी और परिवार जो था, वो जहाँ पर इनका ऑफिस था वहाँ से काफ़ी दूर था, क्योंकि जब वो कंपनी शुरू हो रही थी, उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा था, और क्योंकि ये सिविल इंजीनियर थे तो उसको इस्टेब्लिश करने का काम था इनका। तो कहते हैं कि क्या हुआ कि जो नानी को जहाँ पर जिस घर में रखा था वो शहर में था, और नाना जी जाते थे ऑफिस, वो काफ़ी दूर था, तकरीबन 8-10 किलोमीटर का स्ट्रेच था मतलब। तो क्या होता था कि जिस जगह पे वो फैक्ट्री बन रही थी वहाँ से कोई बस चलती थी, और वो रात के, जो आखिरी बस होती थी वो रात के 11:30 बजे निकलती थी वहाँ से शहर के लिए। तो अगर वो बस मिस हो गई तो समझ लीजिए कि फिर आप शहर की तरफ नहीं आ सकते। तो कहने लगे कि एक बार क्या हुआ, कह रहे फिर नाना जी का जो काम था उस ज़माने में क्या होता था कि ऐसे कोई डेडलाइन नहीं दी होती थी कि तुम्हें इतने महीनों के अंदर काम ख़त्म करना है, बस जो बॉस ने कह दिया वो करना पड़ेगा। तो बॉस जब तक बैठा है काम करने के लिए तो तब तक आपको भी बैठे रहना पड़ेगा, चाहे कितनी भी रात हो जाए। तो कहते कुछ लेआउट्स बना रहे थे, कोई डिस्कशन हो रहा था, तो रात के बज गए 11:30, मतलब 11:15 के करीब हो गए होंगे। तो जो बस स्टॉप था वहाँ से वो 2 किलोमीटर के करीब था, और वो कुछ पेवमेंट्स वगैरह बने थे, कुछ जिसको हम खड़ंजा कहते हैं ना, वो ऐसा वाला रास्ता था, और थोड़ा सा कोई विलेज टाइप भी पड़ता था बीच में। तो फैक्ट्री आउटस्कर्ट्स में रही होगी ना। तो वो कहने लगे कि नाना जी ने बोला कि चलो निकल ही चलता हूँ मैं, लेकिन उन्होंने एक अपना स्टे भी बना रखा था वहाँ पर, यानी कि 3-4 जो इंजीनियर दोस्त थे ये कमरा लेके रहते भी थे वहाँ पर। तो अगर कभी लेट हो जाता था तो कह रहे वहाँ रह लेते थे, नहीं तो ही घर आ जाते थे। तो क्या हुआ कि उस दिन इनको था कि कुछ ज़रूरी काम रहा होगा घर में, तो उन्होंने कहा मुझे जाना है घर। लेट हो गया था, लेकिन वो बस स्टॉप के तरफ निकल लिए जहाँ से बस जाती थी। तो कहते हैं जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, काफ़ी देर तक वेट करते करते इनको लगा कि बस तो लगता है अब निकल गई है। तो 12 बजे तक वेट करते रहे, नहीं मिली बस। तो इन्होंने कहा चलो अब वापस अपने जहाँ पर फ्रेंड्स रहते हैं रूम में, वहीं चले जाता हूँ वापस, अब इतना लंबा स्ट्रेच तो पैदल हो नहीं सकता।
गाड़ी वाड़ी बाइक वगैरह इनके पास थी नहीं, और लैंग्वेज इशू भी था क्योंकि यूपी की लैंग्वेज इनको हिंदी जो है इतनी अच्छी आती भी नहीं थी, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे। तो कहते हैं कि जिन्होंने इनको कहानी सुनाई, हो सकता है मदर या किसी ने सुनाई होगी फैमिली के लोगों को, लेकिन ये पूरे परिवार में हमारे और नेटिव्स में भी सबको पता है कि नाना जी के साथ ये हुआ था और सच्ची बात है। तो कहते हैं कि वो पैदल अपना रूम की तरफ को आने लगे, यानी कि 2-2.5 किलोमीटर का जो भी इन्होंने स्ट्रेच जो कवर किया था पैदल चल के, वो उनको वापस आना था उस रास्ते। तो कहते हैं कि क्या था कि जब ये थोड़ी दूर आगे आए, जाते हुए तो इनको कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम हुई, मतलब ना कोई व्हीकल्स मिले, ना कोई लोग दिखे रास्ते में। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड है और वहाँ पे ना शामियाना वगैरह सा लगा हुआ है, लाइट्स वगैरह जल रही हैं, और एक प्रोसेशन आ रहा है पीछे की तरफ से जिसमें 200-250 लोग हैं। प्रोसेशन चला आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बारात निकल रही है, बाकायदा बग्गी भी है और उसमें दूल्हा भी बैठा हुआ दिख रहा है दूर से, मतलब 500 यार्ड से इनको ये दिख रहा था कि अरे कोई बारात आ रही है सामने से। तो ये कहते हैं कि उन्होंने देखा कि अचानक से ना म्यूज़िक बहुत लाउड हो गया और शोर की आवाज़ आने लगी। जब ये 500 यार्ड्स पर थे तब इनको अचानक से सुनाई दिया, बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है, हॉरिबल म्यूज़िक, मतलब बहुत लाउड स्पीकर, और ये डम 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 बाजे बैंड, जैसे पूरी शादी में होता है ना बारात का कितना शोर होता है, बिल्कुल वैसी था। ग्रूम भी दिख रहा था मुझे बग्गी में आता हुआ, और ऐसा लग रहा था वो सब लोग उस टेंट वाले एरिया की तरफ को जा रहे हैं जो मैदान की तरफ है, सजा हुआ है जो एरिया, उस तरफ को जा रहे हैं सब लोग। तो ये कहते हैं मैं भी थोड़ा सा हट करके इधर से साइड में होकर के निकलने लगा, तो दो जैसे अंग्रेज़ जैसे दिखने वाले गोरे चिट्टे पतले दुबले से दो आदमी मेरे पास आए और कहने लगे अरे साहब, और ऐसा कि इस तरफ कैसे आना हुआ। तो कहते हैं नाना जी ने कहा कि माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं, वो जैसी हिंदी वो बोलते थे टूटी फूटी सी। तो उन्होंने कहा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो वो कहने लगे कि हाँ हम आपको जानते हैं, आप वो इंजीनियर साहब हो ना। तो इन्होंने सोचा कि शायद यार कोई जानता होगा, हो सकता है मेरे को, मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम तो हो ही गया आए हुए, तो हो सकता है कोई जान पहचान का ऑफिस का ही होगा, उनकी शादी होगी, वो मुझे इनडायरेक्टली जानते होंगे किसी भी तरह से। कहने लगे चलिए चलिए साहब, चलिए खाना खाइए, चलिए आप भी शादी में चलिए। तो ये थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो ऐसे सिंपल से कपड़े पहने हुए हूँ, कहाँ जाना है शादी में। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं थोड़ा जल्दी में, माफ़ कीजिएगा मैं नहीं अटेंड कर पाऊँगा, मैं मेरे को जल्दी है, घर जाना है वापस, मैं बहुत दिन थक गया हूँ। कह के नहीं नहीं थोड़ा तो चलिए प्लीज़ चलिए, बहुत इंसिस्ट करने लगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, प्लीज़ मैं नहीं जा पाऊँगा। तो कहने लगे अच्छा अच्छा 2 मिनट के लिए रुको, हम खाना पैक करके लाते हैं, खाना ले जाना आप हमारा, जब आप मिल ही गए हो तो कहने लगे पता नहीं मैं ऐसे कुछ गफलत में से आ गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे पैकेट्स पकड़ा दिए 2 अच्छे खासे पैक किए हुए, और मैंने वो पैकेट जल्दी, मतलब अनविलिंगली थोड़ा ऐसे ले लिए पैकेट्स की, मतलब चल ठीक है यार। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जैसे जान छुड़ाने वाली बात होती है। तो कहते हैं मैं पैकेट लेकर के नाना जी मेरे आ गए अपने, जहाँ पर उनके 3-4 फ्रेंड्स रहते थे। तो आए तो काफ़ी थक गए थे वॉक करते करते, तो उन्होंने पैकेट ऐसी टेबल पे रखे दोनों। तो दोस्त कहने लगा भाई कहाँ चला गया, तो वो नहीं मिली बस। तो उन्होंने कहा नहीं यार बस नहीं मिली है। कह रही ये क्या लेके आया है और कहाँ से लेके आया है, क्योंकि वहाँ तो मार्केट वगैरह कुछ था नहीं। तो नाना जी बोले कि अरे पता नहीं किसकी शादी थी भाई, वहाँ पर एक मैदान सा था, वहाँ शामियाना सा लगा था, और 2 जने आके ज़बरदस्ती पकड़ा गए मुझे कि खाना लेके जाओ साहब, और पता नहीं कहाँ से वो मुझे जानते थे। कहने लगे अच्छा वो इंजीनियर साहब हो। तो कहने लगे मैंने ले लिया, पता नहीं मेरे को खाने की इच्छा भी नहीं है और मैं सो रहा हूँ अब। तो वो लोग भी सब सोने ही जा रहे थे, उन्होंने भी साइड में रख दिया कि चलो सुबह देखेंगे, और कह रहे हम सो गए। नाना जी और वो सारे फ्रेंड्स वगैरह जो थे 3-4 वो सो गए।
और सुबह जब कह रहे नाना जी तो सो ही रहे थे, वो दोस्त जब उठे उन्होंने कहा भाई चलो खोल के देखते हैं नहा धो के कि चलो यही नाश्ता कर लेते हैं, अब बनाना नहीं पड़ेगा। तो नाना जी कहने लगे भाई कहाँ क्या लेके आया है, तो काफ़ी सारा होगा, खाना हो जाएगा हम सबके लिए पूरा। तो नाना जी ने कहा हाँ खोल लो देख लो क्या है पता नहीं। तो कह रहे जब उन्होंने वो खोला तो उसमें इतनी लंबी लंबी हड्डियाँ, कोयले और राख। फिर दूसरा पैकेट खोला, उसमें भी अजीब तरह की हड्डियाँ कह रहे हैं, कुछ तो इंसानों की सी भी लग रही थी, कुछ जानवरों की सी हड्डियाँ लग रही थी। और वो देख के चला, उनका तू पागल है, क्या लेके आया है, कहाँ से लेके आया है ये। और फिर सबने उठा के वो हड्डियाँ बाहर फेंकी कि कहाँ से लेके आया भाई तू इतनी रात को, किसकी शादी कहाँ। तो करे फिर वो, मैं उठा एकदम बिस्तर से, नाना जी उठे, पूरा कैलकुलेट करने लगी कि कह रहे कहाँ पर दिखी तुझे वो शादी। तो उन्होंने कहा कि अरे वो मैदान सा नहीं है जो वहाँ पर उस रोड की जो सड़क जाती है और वो एक सड़क इधर मुड़ती है एक सड़क इधर मुड़ती है और सामने की तरफ वो मैदान है, वो एक्सप्लेन करने लगे। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ है मैदान, उधर की तरफ तो कब्रिस्तान है पूरा, मैदान कहाँ पर है इतना बड़ा। तब कहने लगे नाना जी, सोचने लगे कि हाँ यार मैदान तो ऐसा कोई नहीं है उस तरफ। ये फिर वो पूरा कैलकुलेट करने लगे मुझे कितनी दूर हुई थी बस अड्डे से, मैं कितनी दूर डिस्टेंस कवर किया था, तब उनको समझ में आ गया। फिर वो सोचने लगे मन में कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि बारात का शोर, अगर 200-250 लोगों की बारात आ रही है तो शोर तो बहुत दूर से, 1 किलोमीटर दूर से शोर सुनाई देना चाहिए। लेकिन मुझे लोग आते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे नॉइज़ जो था वो 500 यार्ड्स के बाद ही क्यों सुनाई देने लगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको शोर सुनाई दे रहा है, उससे पहले क्या था, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं दिख रहे थे लोग आते हुए, लेकिन नॉइज़ एकदम से कैसे आया। जो कि मुझे उस समय ये चीज़ ध्यान नहीं आई, उस समय तो वो सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। तो कहने लगे मेरे नाना जी का नेचर ऐसा था कि बड़े स्ट्रिक्ट से और बड़े गंभीर टाइप के, और उनके साथ कोई जोक भी नहीं कर सकता था, मतलब वो ऐसे थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई जोक भी उनके सामने क्रैक करे। तो दोस्तों ने जब ऐसे बोला तो उन्होंने ये दिखा रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मतलब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे वो, कि कोई बात नहीं, हो गया क्या फ़र्क पड़ता है, दिख गया दिख गया, मतलब ऐसा शो कर रहे थे नाना जी, लेकिन उनको अंदर से थोड़ा सा लग रहा था। अगले दिन कहते हैं वो आगरा आए, नानी को सारी घटना बताई। फिर नानी ने उनका थोड़ा बहुत जो भी कुछ वो जानती थी वो कुछ किया नाना जी के ऊपर, और लेकिन नाना जी को कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनको, ना कोई जैसे कहते हैं फीवर आ गया या कुछ दिखने लगा। कह रहे मेरे नाना जी को कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो कहते हैं बिल्कुल सही सच्ची घटना है, और 6 साल की एज में मैंने ये घटना सुनी थी और तब से मेरे दिमाग में ये घटना छाई हुई है। तो ये कहानियाँ सुनने के बाद मुझे भी ये लगा कि पहली कहानी में तो जो आत्मा आकर के आगाह करती है अपने हस्बैंड को, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अलर्ट करती है अपने पति को कि ये तुम्हारी लाइफ में होने वाला है, तो जीवन से ज़्यादा मोह भी मत करो, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोह मत करो, धन संपत्ति का पहले हिसाब किताब कर लो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से जारी रखो, यानी कि अपने मन की अवस्था को उच्च बनाओ ताकि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल सके, यानी कि आत्मा सबल हो सके। आत्मा तो वैसे सबल ही है, लेकिन मन के कब्जे में रहती है ना, तो भूल जाती है कि हमारा असली घर क्या है, हम परमात्मा का अंश हैं और हमें उसी में जाके मिलना है। तो उस जर्नी की तरफ को प्रोसीड करो, ना कि इन सब झमेलों में पड़ो। अपने हेल्थ का ध्यान रखो और आध्यात्मिक यात्रा की तरफ आगे बढ़ो। ये नानी ने नाना जी को संदेश दिया, क्योंकि प्रियजनों को प्रोटेक्ट करने वाली आत्माएं हमेशा रहती हैं। और दूसरी कहानी में देखो, क्योंकि वो उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो इतनी रात को निकल भी रहे हैं, और फिर बाद में उनको समझ में भी आ गया कि मैं प्रेतों की बारात में से बीच में से निकल के आया हूँ और मुझे प्रेतों ने ही मुझे खाना भी
पैक करके दे दिया कि शादी का खाना लेके जाओ। बेशक वो शायद अच्छी आत्माएं रही होंगी, उनके संसार में वही हड्डियाँ और वो राख वही सब एक बहुत अच्छा फूड होगा। और उस समय वो कह रहे थे कि उस खाने से ना खुशबू सी भी आ रही थी। तो यानी कि उस टाइम जोन में जिसमें वो कैप्चर थे उस टाइम, तो उस समय वो खाना, क्योंकि प्रेतों के लिए वो खाना था तो उसमें से खुशबू आ रही थी, तो उनको भी उस समय फील हुआ। वो तो बाद में जब घर पे लेके आए और उस जिसे कहते हैं ना उस चक्र से वो बाहर निकल के जब पहुंच गए घर में, तो फिर तो वो उनको नज़र आना ही था कि वो राख है और हड्डियां हैं और प्रेतों का खाना है वो। तो लेकिन असली जो इफ़ेक्ट होता है किसी के ऊपर वो होता है अगर डर जाओ तो, या ग्रह कमज़ोर होते हैं तो वो असर करता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा मन भी जो है वो छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं। अगर वो पावरफुल है तो कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन वो अगर निर्बल हो जाता है तो वो पकड़ लेती हैं चीज़ें, यानी कि कमज़ोर लोगों को ज़्यादा असर करती हैं ये सब चीज़ें। तो इसलिए हमें मन को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मन होगा ना उसी तरह से फिर चीज़ें आगे चलने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अफर्मेशंस भी काम करते हैं, जैसा मन सोचने लगता है वही चीज़ें होने लगती हैं। तो मन में भी बहुत शक्ति है, मन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, कहा जाता है ना। तो मन ही है जो ऑब्स्टिकल भी क्रिएट करता है परमार्थ के रास्ते पे, लेकिन अगर जब इसको साध लिया जाता है तो ये सबसे बड़ा मददगार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की 2 कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।